बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता से हमारी सरसरी की मुलाकात मुनीर हुसैन ज़ेबी साहब से हुई। उनकी गुफ्तगू से महसूस हो रहा था कि उनका ख़ासा मुशाहिदा और मुतालिया है। ख्वाहिश पैदा हुई कि मुनीर हुसैन ज़ेबी साहब से हम गरीब क्यों हैं पर अज़हार ख़याल लिया जाए, क्योंकि इस वक्त जबकि आधी आबादी गुरबत की लकीर से नीचे ज़िंदा रहने पर मजबूर है, तो इससे बड़ा इशू कोई और नहीं हो सकता। लेकिन जब मुनीर हुसैन ज़ेबी से फ़ोन पर वक्त लेने के लिए बात हुई तो उन्होंने कहा कि किसी बड़े आदमी से इंटरव्यू करें, इसलिए कि गरीबों का ये मिजाज बन चुका है कि वो मुझ जैसे आम आदमी की बात नहीं सुनते, बल्कि उन वडेरों और बासर शख्सियात की बात गौर से सुनते हैं जिनकी वजह से वो आज इंतहाई गुरबत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बहरहाल हमारे इसरार पर उन्होंने हमें न सिर्फ वक्त दिया बल्कि कालाबाग में उन जगहों का विज़िट भी करवाया जहां लोग इंतहाई सख्त मजदूरी कर रहे थे और तंग गलियों में रहश पजीर थे। जनाब मुनीर हुसैन ज़ेबी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि गरीब आदमी जो है वो गरीब क्यों है। वो इसलिए गरीब है कि गरीब आदमी को जब से पाकिस्तान बना है आज तक गरीब आदमी को ये मौका ही नहीं मिला कि वो मुल्की तरक्की में या अपनी इनफरादी तरक्की में वो किरदार अदा कर सके। क्योंकि आप देखते हैं कि गरीब आदमी को इतने मौके नहीं मिलते, ना उसको तालीम के मौके मिलते हैं, ना उसको सेहत के मौके मिलते हैं, ना उसको रोज़गार के मौके मिलते हैं, ना उसको अपनी अर्निंग के पैसे इकट्ठे करने के मौके मिलते हैं। और आपने देखा होगा कि गरीब आदमी जब पैदा होता है तो वो गरीब ही मर जाता है। उसकी वजह यही है कि उसको इस माशरे में ऐसे मुकाम नहीं मिले या उसको तरक्की करने के मौके नहीं मिले कि वो अपने आप को आगे ले जा सके। और फिर यही सूरत हाल है कि यहाँ पर सरमायादाराना सिस्टम है और सरमायादार का मकसद सिर्फ गरीब आदमी से या मेहनत करने वाले से या मशक्क़त करने वाले से अपना प्रॉफिट कमाना और अपनी चीज़ों को बेचना। और आपको पता है कि सरमायादार जो हैं उनका कोई ये मुल्क नहीं होता, कोई उनकी सरहदें नहीं होती। जहाँ से उसको मुनाफा अच्छा मिलता है वहीं से उस लेबर को वो उठाता है और बेहतर से बेहतर मुनाफा हासिल करने के लिए वो सारी जद्दोजहद करता है। और इसमें पिस जाता है गरीब आदमी जो मेहनत कर रहा होता है, क्योंकि मेहनत करने वाला ये नहीं जानता कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ इसकी मुआवजा किधर जा रहा है। और यही एक सूरत हाल है कि जो बंदा पैसे कमाता है तो वो उसकी जो कदर ज़ायद कीमत है वो किसी और की जेब में चली जाती है। जैसा कि आप देखते हैं कि एक गरीब आदमी है, अगर वो कहीं जाके कारखाने में काम करता है 10 घंटे, तो 10 घंटे में वो अपना जो मजदूरी उसकी बनती है वो तो 2 घंटों में निकल आती है, लेकिन बाकी 8 घंटे का जो काम करता है वो तो सरमायादार की जेब में चला जाता है। बजाय इसके कि वो सरमायादार को अगर 1 घंटे की मुआवजा या मेहनत मिल जाए और बाकी 9 घंटों की मुआवजा या मेहनत जो है वो गरीब आदमी को जब मिलेगी तो उसका इस्तेसाल जो है वो कम होगा। और जब गरीब का इस्तेसाल कम होगा तो गरीब की माली हालत जो है वो बेहतर होगी। और जैसे ही उसकी माली हालत बेहतर होगी तो मैं समझता हूँ कि गरीब आदमी जो है वो आगे आएगा, ऊपर जाएगा। और गरीब पैदा तो होगा लेकिन गरीब मरेगा नहीं। तो यह सबसे बड़ा अलविया है कि गरीब पैदा भी गरीब होता है और मरता भी गरीब है। तो यही वजह है कि उसको मौके नहीं मिलते। फिर आप देखते हैं कि जिस तरह से हमारे नौ आबादियाती सिस्टम में साम्राज्य एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि लूट खसूट का बहुत बड़ा एक ज़रिया है कि जो छोटे मुल्कों से या तरक्की याफ्ता मुल्कों से या तरक्की पजीर मुल्कों से अपना पैसा जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते हुए कमाता है और अपने पैसे में इजाफा करता चला जाता है। और यही लूट खसूट का जो निज़ाम है यही गरीब आवाम को मज़ीद गरीब से गरीब तर करता जा रहा है। और इसमें मल्टी नेशनल कंपनियाँ जो हैं ये फिर उसमें सोने पे सुहागा हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अगर आपके अपने मुल्क का अपने इलाके का अगर कोई सरमायादार है तो वो जब चंद पैसे कमाता है तो वो उसी धरती पे ही लगाता है। लेकिन हमने देखा है कि मल्टी नेशनल कंपनियाँ जो हैं वो तो पैसा लूट के अपने मुल्कों में लेकर जाती हैं, वो तो यहाँ पर उनका कोई सरोकार नहीं है, बजाय इसके कि वो मुनाफा कमाए और पैसा कमाए। तो ये जो मल्टी नेशनल कंपनियाँ हैं ये मनपसंद रेट्स जो हैं ये लगाती हैं और इसमें रियासत के जो सतून हैं या रियासत के जो लोग हैं वो इसके साथ शामिल होते हैं। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया जो है ये हमारी जो रियासत पाकिस्तान है इसको अगर हम रफाही रियासत की तरफ ले जाएं
تو یہ عوام کے کام بھی ہوں گے، عوام اوپر بھی آئے گی، اور غریب جو ہیں وہ ترقی بھی کریں گے، اور ان کے پیسوں میں اور ان کی چیزوں میں اضافہ بھی ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ غریب کو بنیادی ضروریات میسر نہیں ہیں، جس وجہ سے غریب مزید جو ہے وہ نیچے دستا چلا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ اس طرح سے ترقی نہیں کر پا رہا جس طرح سے بین الاقوامی ممالک میں ترقی دوسرے ممالک کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھتے ہیں تو IMF جو ہے، یا عالمی بینک جو ہے، یا امریکہ یا سامراج کے جو ایجنٹس ہیں، وہ اس طرح سے پرافٹ کماتے ہیں، تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ غریب کو غریب تر کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ عالمی ادارے جو ہیں ان سے قرضے نہ لیے جائیں، یا جو قرضے لے چکے ہیں ان قرضوں کو فوری طور پر واپسی کی جائے، تاکہ غریب آدمی جو ہے اس کے اوپر چند پیسے لگیں، تب اس کی حالت بہتر ہوگی۔ اور پھر یہ ہے کہ بھٹو دور سے لے کر آج تک قرضے لیے جا رہے ہیں، دڑ دڑ قرضے لیے جا رہے ہیں، اور یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ قرضے جا کہاں رہے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ قرضے لیے جائیں، لیکن بہت کم مقدار میں، اور پھر قرضوں کی واپسی کر کے ان مالیاتی اداروں سے، IMF سے، ان سارے لوگوں سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، تاکہ ہماری اپنی معیشت ہو، ہماری اپنی ریاست ہو، ہماری اپنی ساری چیزیں ہوں، تب ہم پرافٹ بھی کما سکتے ہیں اور غریب کو اوپر تک لے جا سکتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تو یہ آج محسوس ہو رہا ہے کہ آصف حیات بلوچ نے میری کھوج کیسے لگائی، کیونکہ میں تو غریب آدمی ہوں، میرا تو کام ہے کہ غریبوں کے ساتھ مل کے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھانا۔ لیکن بہرحال میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے YouTube چینل کے ذریعے ہم سے رابطہ کیا، مجھ سے رابطہ کیا، اور مجھے غریب آدمی کی ترقی کے لیے موقع فراہم کیا۔